फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे कि ये स्टॉक मार्केट क्या सिर्फ इलेक्शन के कारण गिर रहा है या फिर कोई और भी रीज़न है जिसके कारण ये गिर रहा है, और क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन रिजल्ट आने के पहले ही स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर जाए। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से स्टॉक और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकें और उसे मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इलेक्शंस के अलावा वो कौन से और रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण स्टॉक मार्केट गिर रहा है या फिर आगे गिर सकता है? तो देखिए, अगर इंडियन इकोनॉमी को देखें तो यहाँ तो फिलहाल प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा ठीक ठाक चल रहा है। इनफैक्ट जो भी बड़े इकोनॉमीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट है, वहाँ कंसर्न नहीं है। टैक्स कलेक्शंस बहुत अच्छे आ रहे हैं। इनफैक्ट जीएसटी का भी लेटेस्ट डेटा आया है, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन है। उसके बाद जो कंपनीज़ का अर्निंग्स आ रहा है, अर्निंग सीज़न है, तो वहाँ पे भी रिज़ल्ट्स अगर आप देखें तो ठीक ठाक रिज़ल्ट है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बुरा रिज़ल्ट आ रहा है कंपनीज़ का। तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी को क्या फ़र्क पड़ता है? क्रूड ऑयल, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल का प्राइसेस अगर आप देखें, ब्रेंट क्रूड ऑयल $82 पर बैरल के आसपास है, तो पहले से तो कम हुआ है, तो ये भी कंसर्न नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमी को अगर आप देखें, वर्ल्ड इकोनॉमी में यूएस में तो कंपनीज़ का जो रिज़ल्ट आ रहा है ठीक ठाक आ रहा है। उसके बाद वहाँ 10 ईयर जीसेक है, वो भी कम हुआ है, 4.5 से भी कम हो गया है परसेंटेज से, तो वो भी पॉजिटिव है। उसके अलावा आप यूरोपियन मार्केट्स देखें ना, वहाँ भी स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है। तो यूएस का स्टॉक मार्केट और यूरोपियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है। यूरोप में तो अब फिलहाल पॉजिटिविटी अच्छा खासा लग रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं जल्दी ही। वहाँ पे कंपनीज़ का जो रिजल्ट्स आ रहा है रिसेंट टाइम्स में अच्छा आ रहा है, इसीलिए स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है वहाँ का। चाइना भी अगर आप देखें तो पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, लेकिन अब थोड़ा स्टेबिलिटी वहाँ भी आया है, वो ना 5% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रेट वाला, तो वहाँ भी ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। उसके बाद जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ देखें तो 2 मेजर इश्यूज़ चल रहे हैं अभी। तो रसिया यूक्रेन का अगर आप देखें तो वहाँ भी ऐसा कोई एस्केलेशन हुआ नहीं है। इजराइल और हमास का देखें, वहाँ भी फ़िलहाल तो कोई ऐसा एस्केलेशन हुआ नहीं है। तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड या फिर इंडियन इकोनॉमी में ऐसा कोई इशू नहीं दिख रहा है जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स को गिरना चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट ज़्यादातर वर्ल्ड मार्केट में अगर आप देखें, स्टॉक मार्केट्स को देखें, तो परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। तो इन सब के बावजूद इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है? अभी जो भी कंडीशन है उसे देखकर यही लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे जो प्रेशर बना हुआ है मोस्टली वो इलेक्शन के कारण ही है। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप लोगों को लग रहा होगा ना कि ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि करेंट गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगा तो मार्केट के लिए अच्छा होगा, मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। देखिए, वो इसलिए है क्योंकि मार्केट को एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही कि इस पार्टी का गवर्नमेंट बने या उस पार्टी का गवर्नमेंट बने, ये बात आप ध्यान में रखें। मार्केट को एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो कि अच्छी तरह से डिसीजंस ले सके, और फिलहाल ऐसा लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके ही नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा आएंगे, तो वो एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर पाएगा। जो दूसरे पार्टीज़ हैं, फ़िलहाल का जो सिचुएशन है, ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ से स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म हो पाएगा। ये एक बड़ा रीज़न है जिसके कारण मार्केट चाहता है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करे, ताकि स्टेबल गवर्नमेंट आए, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा काम हो और ओवरऑल कंट्री भी अच्छा करे, इकोनॉमी अच्छा करे। अगर इकोनॉमी अच्छा करेगा तो स्टॉक मार्केट भी अच्छा करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी उठता है कि कंसेंसस है कि ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा, तो फिर मार्केट में प्रेशर क्यों बना हुआ है? तो देखिए, ये ध्यान में रखें कि मार्केट को अभी भी लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है यही कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मार्केट को जैसे ही लगेगा कि ये गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं करेगा तो मार्केट ये 2-3% नहीं गिरेगा, मार्केट आसानी से 10-15-20% गिर जाएगा। अब ध्यान में रखें, तो मार्केट को बिल्कुल लगता है कि सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा। बट हाँ, देखिए, थोड़ा प्रेशर तो रहता है ना। गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा, कितना प्रोबेबिलिटी है? 90-95%, 1-2-3-4% तो फिर भी डर रहता है। तो वही ये जो मार्केट 2-3% गिर रहा है ना, वही डर है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर हमें ध्यान में रखना है कि जब तक इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं तब तक मोस्टली ये वोलेटिलिटी बना रहेगा ना। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल देखेंगे वहाँ आपको लगेगा कि नहीं, ये जो करंट गवर्नमेंट है इसके आने का कोई चांस ही नहीं है, ये बुरी तरह से हार जाएगा। वही अगर आप दूसरा न्यूज़ चैनल देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, ये गवर्नमेंट ही कंटिन्यू करेगा, इवन 400 सीट्स आ जाएंगे।
तो देखिए बहुत सारे ना न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं मार्केट में, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हैं। बट हाँ, एक्सपर्ट्स का अगर आप देखें तो मोस्टली कंसेंसस है कि ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कि मार्केट कोई ज़्यादा 2-3% गिरना है तो कुछ गिरना होता नहीं है। और एनी हाउ मार्केट तो थोड़ा ओवर वैल्यूड भी है, तो अगर गिर रहा है तो अच्छा है। इनफैक्ट बोला ये जाएगा कि ये जो वोलेटिलिटी चल रहा है एक तरह से अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने ना पूरा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया या फिर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रखा हुआ इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि एक बार इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए हैं, रिजल्ट्स फेवरेबल आएंगे तो उसके बाद उम्मीद यही है कि स्टॉक मार्केट वहाँ से काफ़ी अच्छा करेगा। क्योंकि देखिए फ़िलहाल हो क्या रहा है कि एक तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स का जो वैल्यूएशन है थोड़ा बहुत ज़्यादा है, और साथ ही जो इलेक्शन को लेकर थोड़ा बहुत टेंशन तो है। तो इन चीज़ों के कारण अगर आप FIIs का पैसा देखें तो वो निकल रहा है, उसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे प्रेशर है, ये आप ध्यान में रखें। तो एक बार जब क्लैरिटी आ जाएगी तो FIIs का भी पैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वापस आएगा, और उसके बाद आपको उस इंटरेस्ट रेट कट भी आने वाले हैं। ऑफकोर्स डिले हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो कमिंग मंथ्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही हैं। तो ये जो भी करेक्शंस है इसे हम हेल्दी करेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मार्केट कोई बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है वहाँ से गिर रहा है। मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड है, थोड़ा बहुत गिर रहा है, अच्छी बात है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होंगे। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो स्लोली ना इलेक्शन का ये जो पीरियड चल रहा है रफली 1 मंथ से भी अब थोड़ा कम पीरियड बचा हुआ है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जब मार्केट गिरे थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि जो करंट गवर्नमेंट है मोस्टली वो कंटिन्यू करेगा। और देखिए एनी हाउ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंटर है ना, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं। मतलब आप लोग का हमेशा क्वेरी आता है कि क्या हो रहा है मार्केट में, थोड़ा अपडेट करो, इसीलिए जनरली मैं ये वीडियोस पब्लिश करता हूँ। लेकिन और ऑफ कोर्स हमें जानना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये जो चीज़ें हैं ना मैटर नहीं करती हैं। मतलब 10 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद ये सब चीज़ें क्या हो रहा है कि आपको कुछ याद होगा, किसी को याद भी नहीं होगा, पूछा जाएगा फिर भी शायद आपको याद नहीं होगा कि क्या हुआ था। इनफैक्ट कुछ महीने के बाद ही ये सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। तो इसीलिए अगर आपने सोच समझकर लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया, तो बहुत अच्छा है, बने रहें। यहाँ कहीं कोई फ़िलहाल जो भी सिचुएशन है उसे देखकर नहीं लगता प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि आने वाले जो महीने होंगे, ऑफ कोर्स इंडिया के लिए कई साल अच्छे होंगे, बट हाँ ये जो सिचुएशन है मोस्टली वो इलेक्शन के बाद इम्प्रूव हो। आप लोगों का क्वेरी आया था विक्स के रिलेटेड भी कि विक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो इससे क्या होगा। देखिए विक्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, ये ट्रेडर्स के लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। विक्स देखिए डेली बेसिस पे अप डाउन होता है ना, विक्स 10 के आसपास चला गया था। विक्स का देखिए मतलब क्या होता है, वोलेटिलिटी इंडेक्स कम है, मतलब कि मार्केट में ना डर कम है, और अगर ये ज़्यादा है मतलब कि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं डरे हुए हैं, उन्हें डर लग रहा है, मतलब कि मार्केट गिरने वाला है या फिर गिर रहा है। तो देखिए विक्स अभी कुछ समय पहले 10 के आसपास था, मतलब कि किसी तरह का कोई डर नहीं था, लग रहा था मार्केट अच्छा करेगा। उसके बाद कल का अगर आप देखेंगे ना तो 17 प्लस चला गया था। 17 प्लस मतलब कि ये 14th मंथ हाईएस्ट था। इससे पहले 17 प्लस गया था जैन 2023। तो मतलब कि ऑल ऑफ अ सडन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक आ गया है। तो लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है ना, कल 17 प्लस था, 13 के आसपास आ गया है। तो ये डेली बेसिस पे चेंज करता रहता है, और ये ट्रेडर्स के लिए है जो डेली बाय सेल करते हैं ना। क्योंकि विक्स कैलकुलेट कैसे होता है, ये होता है ऑप्शंस प्रीमियम जो है ना, तो जब ये ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा तो ऑफकोर्स विक्स बढ़ रहा है, और जब ये घट जाएगा तो विक्स घट रहा है। तो जैसे जब भी मार्केट में थोड़ा डर लगेगा मार्केट गिरने वाला है तो ऑफकोर्स क्या होगा, ऑप्शंस में वहाँ पे पुट ऑप्शंस है ना, पुट मतलब बेचना और कॉल मतलब खरीदना, तो पुट ऑप्शंस के प्रीमियम काफ़ी बढ़ जाएंगे, हेजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं, ऑफकोर्स विक्स से पता चलता है कि मार्केट में डर का माहौल है या नहीं, या फिर कैसा है। तो जैसे 10 के आसपास है तो मतलब किसी तरह का कोई डर नहीं है, लगता है कि मार्केट बहुत अच्छा करेगा। अब यही जब 20 के आसपास जाने लगे ना, 18, 19, 20 या फिर उससे भी ज़्यादा, तो वहाँ पे फिर डर का माहौल थोड़ा लगा कि अरे मार्केट में थोड़ा पैनिक आ गया है। ऑफकोर्स ये काफ़ी ज़्यादा भी जाता है। अब कोविड के समय आई थिंक मार्च में तो ये शायद, मुझे अभी सही से तो याद नहीं, शायद 80 प्लस चला गया था। तो ये ट्रेडर्स के लिए है, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बट हाँ जानना चाहिए कि क्या है। स्टॉक मार्केट्स में कल और आज आपने देखा होगा कि बैंकिंग स्टॉक्स पे प्रेशर बना हुआ है, NBFC के स्टॉक्स पे प्रेशर बना हुआ है। इसका रीज़न क्या है?
तो देखिए आरबीआई का एक प्रपोजल आया है, अभी सिर्फ ये प्रपोजल है हाँ, कि जो प्रोविजनिंग करते हैं बैंक्स और एनबीएफसीज, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसका, तो फिलहाल ये 0.4% है जो भी उनका आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर है उसका, उसको बढ़ाकर वो 5% करना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रोविजनिंग का। तो ऑफकोर्स एक साथ नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में 2%, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 26 में 3.5% और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 27 में 5%। तो यहाँ पे ऑफकोर्स प्रोविजनिंग बहुत बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो बैंक्स है या फिर एनबीएफसीज हैं उनका जो भी प्रोविजनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑफकोर्स ये अच्छा नहीं है उनके लिए। तो मोस्टली अभी ऐसा लगता है कि शायद इस तरह से इतनी स्ट्रिक्टली ये चीज़ें ना इम्प्लीमेंट ना हो, क्योंकि बैंक्स और एनबीएफसीज को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने जा रहा है। बट हाँ, ये देखना होगा। सो इसके कारण भी प्रेशर बना है बैंकिंग स्टॉक्स पे या फिर एनबीएफसीज के स्टॉक्स पे। बट हाँ, मोस्टली ये चीज़ें ऐसा लगता है कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ में सेटल कर जाएंगी और एक कंसेंसस बनेगा जो कि आरबीआई के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा और बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा।